दिवस के अवसर पर हम बात करते हैं हिंदी की भाषा के महत्व के बारे में, हिंदी उपन्यासों के बारे में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने बहुत ही मशहूर किताबें हमें दी हैं, जैसे कि काला पहाड़, रेत, हलाला और नरक मसीहा जैसी किताबें, वंचना है, जी तेरा देश में है। जी, तो हम अगर हिंदी भाषा के बारे में बात करते हैं तो हमें गंभीर जो स्टोरी लाइन होती है, गंभीर उपन्यास, गंभीर लेखन होता है, तो उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें याद आता है नाम भगवान दास मोरवाल जी का। तो आइए आज हम बात करते हैं भगवान दास मोरवाल जी से। सर, थैंक यू सो मच आज हमारे संग जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे याद किया इस अवसर पर। सर, आज हम बात करेंगे हिंदी कहानियों के बारे में, हिंदी उपन्यासों के बारे में। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा आपसे वो ये है कि युद्ध कितना ज़्यादा सीरियस स्टोरी राइटिंग देखता है, या फिर किस तरीके से हिंदी उपन्यासों को आजकल का युद्ध जो है कि वो पढ़ना चाह रहा है। हर पाठक का अपना एक आस्वाद होता है जी, उसकी अपनी रुचि होती है, और ये रुचि उसकी उम्र के साथ साथ बनती है। अगर आदमी किशोरावस्था में है तो उसको बहुत ही हल्का फुल्का साहित्य चाहिए जी। फिर थोड़ी सी उम्र बढ़ती, प्रौढ़ होता है तो उसकी भाषा की समझ बनती है, थोड़ा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो फिर वो गंभीर साहित्य के प्रति थोड़ा सा उसका रुझान बढ़ता है। तो ये पाठक की रुचि पर भी निर्भर करता है, अब चाहे वो यूथ हो, युवा हो, या प्रौढ़ हो, या बुजुर्ग हो जी। मैं समझता हूँ कि इसमें गंभीर या लोकप्रिय साहित्य कहीं इसके उसमें बाधा नहीं बनती है। सर, आप एक लेखक के अगर तौर पे पूछूं तो मैं आप हिंदी भाषा का ट्रांसलेशन किस रूप में देखते हैं? क्योंकि क्या होता है, हम बहुत देखते हैं कि हिंदी से बहुत सारी उपन्यासों का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन हिंदी की कहानियाँ जो हैं वो मैंने बहुत ही कम देखी है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों है आप? कि दरअसल दो रूप हैं जी। हम अनुवाद को दो तरह से देखते हैं। एक तो ये कि जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं राजभाषा के रूप में हम दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कहना चाहिए कि वो जो अनुवाद होता है अंग्रेजी से हिंदी में, वो मैं कहता हूँ दो दर्जे का होता है। जहाँ तक आपने कहा कि अंग्रेजी से हिंदी में तो अनुवाद हो जाता है, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होता, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे यहाँ जो अनुवाद है, अनुवाद का भी दरअसल एक जो कई रूप हैं। एक तो ये होता भावानुवाद और एक होता शब्दानुवाद, कि आपने एज इट इज उसको गूगल पर डाला और उसका कुछ का कुछ आ गया। एक है भावानुवाद कि आपने एक रचना को पढ़ रहे हैं, आप पढ़ उसको रहे हैं, लेकिन समझ आपकी कुछ और बन रही है, अपनी भाषा में समझ बन रही है जी। तो आप उसको अपनी भाषा के अनुरूप, अपनी समझ को अनुरूप जब उसको अनुवाद कहते हैं, वो भावानुवाद होता है, और असली अनुवाद वही होता है। हमारे यहाँ देश में दुर्भाग्य से क्या है कि हमारी जो हिंदी है वो कायदे से सबकी मातृभाषा नहीं है जी। दूसरी बात क्या है कि इस देश में अलग अलग भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं। तो अगर कोई दक्षिण भारत का अगर कोई अपने आप को कितना ही हिंदी भाषी मानता होगा, उसकी हिंदी उस तरह की शुद्ध नहीं होगी जैसे उत्तर भारतीय की होती है। तो इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि जो उसका ढब है, वो ढब कहीं ना कहीं उसमें दक्षिण भारतीय या दूसरी क्षेत्र का जो हिंदी का व्यक्ति है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मौजूदा हालत में हिंदी लेखन की क्या स्थिति है? देखिए, हिंदी जो कोई भी लेखन हो, किसी भी भाषा का लेखन हो, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं। लेखक क्यों लिखता है, पढ़ना तो बात की बात है, लेखक क्यों लिखता है सबसे पहला सवाल ये, और लेखक किसके लिए लिख रहा है ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मेरा ये मानना है कि देखिए, हिंदी में दो तीन तरह के लेखन रहा है। इसको हम गंभीर लेखन कहते हैं, एक लोकप्रिय साहित्य भी कहते हैं, और एक इनका बीच का होता है। अब गंभीर लेखन की जब हम बात करते हैं तो हम ये प्रेमचंद, रेणु, जो हमारा जो इस तरह की जो हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, लेखन की परंपरा है, पंत निराला वगैरह जो कविता में अगर हम उस तरफ जाएं,
और ये फिर ये जो कि आगे इससे पहले मध्यकालीन हमारी जो हमारा जो मध्यकालीन है जिसमें कबीर रैदास जितने भी भक्ति काल के कवि हुए जी, वो तो हम जो है हमारा जो हिंदी का लेखक है दरअसल होता क्या है कि वो उस परंपरा का बड़ा हिमायती है, क्योंकि लेखन का अर्थ सिर्फ किसी पाठक का मनोरंजन करना नहीं है। लेखन के माध्यम से लेखक का एक दायित्व होता है कि वह कुछ जो समाज में कुछ व्याधियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ कहना चाहिए कि कुरीतियां हैं, उनको एक्सपोज करे वो। और वो किस तरह से करता है ये लेखक पर निर्भर करता है। दरअसल आजकल क्या है कि हमारे यहाँ एक धारणा बना दी गई है कि हिंदी का युवा पाठक जो है वो उनको पढ़ता है कि जो आसानी से समझ में आ जाए। ये दरअसल हिंदी के लेखक का दोष नहीं है, ये कहीं न कहीं जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसका भी दोष है कि हम वर्तमान पीढ़ी को हम उस तरह से लेखन के प्रति हम उनको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं भी देखिए इस सब के बावजूद मुझे भी ये सुनने में आता कि आजकल युवा इस तरह से नहीं पढ़ता, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा से ये औसत इसी रूप में रहा है। अगर मुझे कोई नहीं पढ़ रहा होता तो मुझे प्रकाशक क्यों छाप रहा होता? किताबें बिक रही हैं तभी तो आपको प्रकाशक छाप रहा है ना। और किताबें निकल रही या उसके ठीक ठाक पाठक है। देखिए पाठक का मतलब ये नहीं है कि मेरी एक किताब है और उसको रातों रात उसको 10,000 पढ़ ले, नहीं। मुझे अगर 10 पढ़ने वाले भी संवेदनशील पाठक मिल जाते हैं, रुक कर तसल्ली से पढ़ें, तो मेरे वो 1,000 पाठकों के बराबर। आप लेखक का धैर्य देखिए ना, कितनी मेहनत करता है। और वो सिर्फ उस उम्मीद पर करता है कि अगर उसको हज़ारों की तादाद में पढ़ने वाले नहीं होंगे तो सैकड़ों नहीं तो कुछ 150 ऐसे लेखक तो पाठक होंगे जो उसके लेखन को समझते हो। तो यही लेखक की उपलब्धि, हम तो इसी में खुश रहते हैं जी। सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आज हमें अटपटा लगता है। आप अंग्रेजी साहित्य की बात करिए, आप वहाँ मोटी मोटी किताबों को यही यूथ जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ट्रेन्स में, मेट्रोज में, बसों में बड़े तल्लीन होकर पढ़ते हैं। तो वो भी तो यूथ है ना। कि हम सब जानते हैं कि अभी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ मिला है, तो ये हिंदी भाषा के फ्यूचर में, लाइफ में किस तरीके से योगदान रहेगा इस प्राइज़ का? देखिए ये जो मुझे लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात कर रहे हैं, जो अभी अनुवाद को मिला है जी। हमें यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये हमें ये देखनी होगी कि ये मूल भाषा की कृति को नहीं मिला है, ये उसके अनुवाद को मिला है। और अनुवाद भी यहाँ से नहीं हुआ है, अनुवाद भी अमेरिका की जो एक अनुवादक रही हैं उन्होंने किया है। और उस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए, अनुवाद के लिए जो होता है, उसकी कुछ शर्तें हैं कि वो पहली बात तो लंदन के किसी प्रकाशक से छपनी चाहिए, हिंदुस्तान के किसी प्रकाशक से नहीं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ये अलग बात है कि देखिए कि वो मूल कृति को नहीं मिला, लेकिन मेरा इतना मानना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से कम हिंदी भाषा की जो कृतियां हैं, जो उपन्यास हैं, जो कहानियां हैं, या कहिए हिंदी साहित्य, सिर्फ हिंदी ही नहीं, जो दूसरी भारतीय साहित्य भी, उन पर भी अब कम से कम यूरोप, अमेरिकन और दूसरे देशों के अनुवादकों की, प्रकाशकों की अब नज़र पड़ेगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो सर मुझे ये बताइए कि हिंदी उपन्यास के, हिंदी भाषा की लेखन में वो सबसे स्वर्णिम जो समय काल जो रहा है वो कौन सा रहा है? देखिए, जो हिंदी का जो सबसे अच्छा युग माना जाता है वो भक्ति काल या मध्यकाल जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हमारे संत परंपरा, सूफी परंपरा के जो बड़े बड़े कवि पैदा हुए, जिसमें कि आप कह सकते हैं रैदास, कबीर, गुरु नानक, ठीक है जी। और उसके अलावा दूसरे भी जो सूफी कवि रहे हैं, उधर से आप ईरान, इराक उधर भी चले जाइए। तो ये जो मध्यकाल था, मैं समझता हूँ कि सबसे स्वर्णिम युग था। इसका एक कारण था, सबसे बड़ा कारण ये था कि यह वह समय था जब लोग, कहना चाहिए कि
अलग अलग जो हमारे यहाँ आतताई आते थे, आक्रमणकारी आते थे, उनके गुलाम थे। और दूसरी बात, जो धार्मिक चेतना उनमें, धार्मिकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो जो हमारे यहाँ जो पाखंडवाद था उस दौर का, उस पाखंडवाद पर हमारे जो भक्ति काल के जितने भी कवि थे सबने खुल के चोट की। और मज़े की बात यह है कि आज का अगर वर्तमान देखें, आज की बात में, आज आप किसी धर्म विशेष के को लेकर कोई छोटी सी कोई व्यंग नहीं कर सकते, तुरंत दंगा हो जाएगा, तुरंत अलग अलग धार्मिक जो कट्टरता से भरे लोग हैं, तुरंत एक दूसरे का विभाजन होता है। लेकिन उस दौर में नहीं था। आप ये देखिए कि कबीर ने किस तरह से मस्जिदों और मंदिरों को लेकर कहा था, किसी ने विरोध किया। तो अगर आपका समाज अपनी गलतियों को, एक लेखक या कवि उसको उजागर कर रहा है, तो उसको स्वीकार करने की आप में हिम्मत भी होनी चाहिए।